नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज की जो हमारी कक्षा है वो है हिंदी के शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वो इकाई है इकाई तृतीय। और इकाई तृतीय है हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में। और हिंदी भाषा शिक्षक के गुणों को लेकर या हिंदी भाषा शिक्षक का विषय के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है और हिंदी भाषा शिक्षक का अपने ज्ञान का उस विषय के शिक्षण के अध्ययन अध्यापन में उसका किस प्रकार का एक यूँ कह सकते हैं कि किस प्रकार से उसका उत्तरदायित्व रहता है अपने विद्यार्थियों के प्रति, उसकी क्या जिम्मेदारी रहती है और उसमें किन किन गुणों का समावेश होना अति आवश्यक है। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो प्रकरण है हिंदी भाषा शिक्षक के गुण। तो इससे साथियों, इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने गुणों पर चर्चा की थी। उसमें से हमने जैसे प्रथम जो गुण है हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और अब हम आगे वाले बिंदुओं पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षक का जो संपूर्ण ज्ञान है, मैंने बताया था आपको पूर्व की वीडियो व्याख्यान में कि हिंदी भाषा शिक्षक का जो ज्ञान है भाषा के संपूर्ण ज्ञान से मतलब मेरा इस प्रकार से है कि हिंदी भाषा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला जो ज्ञान है, पहला जो है तो वो होगा गद्य को लेकर, पद्य को लेकर, और तीसरा है व्याकरण को लेकर। और व्याकरण के साथ में हम जैसे इसको काव्य शास्त्री वाला भाग है वो गद्य पद्य दोनों में आ जाएगा। तो पद्य भाग में जैसे काव्य शास्त्री ज्ञान है, छंद है, अलंकार है, रस है, इन सबका जो एक समावेश है। पद के रचनाओं में काव्य शास्त्री भाग का भी अध्ययन आ जाता है। लेकिन जो एक मुख्य तौर पर हम बांट सकते हैं तो गद्य, पद और व्याकरण शास्त्र, इन तीनों का उसे ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का संपूर्ण ज्ञान। हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान तो होना ही चाहिए। भाषा में 3 रूप होंगे, गद्य, पद और उसका जो व्याकरण संबंध रूप है वो भाषा का रूप है। अब साहित्य की बात चल रही है यहाँ पे। साहित्य मतलब हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी का जो विषय का जो साहित्य है, तो साहित्य कैसे लिखा गया है, तो हिंदी साहित्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले साथियों को बता दूं कि हिंदी शिक्षक को हिंदी साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है। वो किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा को कितने कालों में बांटा गया है, उसका काल विभाजन, उसका नामकरण, काल विभाजन कैसा है, उसका नामकरण क्या है, कुछ बिंदुओं पे मैं नोट कर रहा हूँ आपके लिए। हिंदी भाषा में उसके इतिहास का ज्ञान, इतिहास संबंधी ज्ञान, ज्ञान है उसका, काल विभाजन, नाम, कालों का नामकरण लिखता हूं मैं। और तात्कालिक जो उस समय परिस्थितियां थी उसके बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। तात्कालीन परिस्थितियों के बारे में, तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में कि मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, 4 भागों में।
चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आदिकाल। आदिकाल के बाद में जो उसके बाद दूसरा काल आता है भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद में आता है रीति काल, और रीति काल के बाद में आता है आधुनिक काल। तो आदिकाल में कौन कौन से कवि हुए, उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, या उस समय लेखन संबंधी कौन कौन सी विधाएं उस वक्त प्रचलित थी, या कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। आदिकाल में हम किस प्रकार से मतलब किन प्रकार की रचनाओं को हम आदिकाल में सम्मिलित करते हैं, तो उस समय साहित्य की स्थिति किस प्रकार से रही होगी, या उस समय किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। जैसे हम मानते हैं आदिकाल में, तो हम आदिकाल की जो रचनाएं हैं, जैसे जैन साहित्य से जुड़ी रचनाएं हैं, नाथ साहित्य से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, या उस समय लिखे गए रासक ग्रंथ है या रासो ग्रंथ हैं, और उनसे संबंधित रचनाएं हैं। भक्ति काल संबंधित जो रचनाएं हैं, जैसे भक्ति काल के कवि हैं कबीर है, नानक है, तुलसीदास है, रैदास है, और ये सब जो भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद आता है रीति काल। तो रीति काल में उस समय तात्कालिक परिस्थितियां किस प्रकार से थी, या रीति ग्रंथों का प्रणयन करने के पीछे कवियों की मंशा किस प्रकार से रही थी। जैसे मान लीजिए रीति काल, जैसे कवि हैं है तो भक्ति काल के अंत के, लेकिन उनकी रचनाएं रीति काल में जोड़ी जाती हैं। जैसे केशव दास की बात करते हैं, तो है तो वो भक्ति काल के कवि, लेकिन उनकी रचनाएं रीति काल संबंधी समझ ली जाती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो आप मान लीजिए कि भक्ति काल में सबसे ज्यादा भक्ति की काल की शाखाएं, भक्ति काल की शाखाएं किस प्रकार से विभाजित हो जाती हैं। ये भक्ति काल की जो मुख्य शाखा है उसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में भी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय हैं। उसी प्रकार से सगुण भक्ति धारा में भी राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। और इन सबके प्रवर्तक कवि कौन है भाई? निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि कौन है, ज्ञानाश्रय के कौन है, और प्रेमाश्रय के प्रवर्तक कवि कौन है, और मुख्य कवि कौन से, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, और उनके द्वारा किन ग्रंथों का प्रणयन किया गया। उसके बाद आता है रीति काल। तो रीति ग्रंथों की जो परिपाटी है वो किस प्रकार से लिखी गई है कि रीति ग्रंथों में जैसे रीति काल के जो कवि हैं उन लोगों ने अपने भाषा में चमत्कार तो पैदा किया, लेकिन अपना पांडित्य प्रदर्शन को उन्होंने विशेष महत्व दिया था कि अपने आप को एक विद्वान, एक पंडित, जो कहते हैं पांडित्य, अपना जो विद्वता उसमें अधिक से अधिक उसमें समावेशित करने का प्रयास किया, जिससे कहीं ना कहीं उनकी वो रचनाएं ये मान सकते हैं कि ज़्यादा रुचिपूर्ण नहीं है। हम पढ़ने में उन्होंने हर एक रीति की बंदी बदाई परिपाटी को उन्होंने वहाँ पे पालन तो किया, लेकिन उनकी रचनाएं भक्ति काल की तुलना में वो इतनी अधिक प्रचलित नहीं हुई। तो वहाँ पे केवल उनका मकसद क्या था? अपने आश्रयदाताओं को खुश करना, अपने आश्रयदाताओं के लिए कविताएं लिखना, और उसी ग्रंथों को लिखकर अपना जो आजीविका चलाना था। ठीक उसी प्रकार से जैसे कुछ कवि से मतलब उस समय रीति की बंदी बंदाई परिपाटी से अलग थे, जैसे ज्ञानानंद है, आलम है, गोदा है। तो ये कवि किस प्रकार से रीति की बंदी बंदाई परिपाटी से अलग थे, और उन्होंने अपने जो प्रियतम है या प्रेमिका है उनके लिए उन्होंने इस कविताओं को लिखा, और राधा कृष्ण का को एक आराध्य मानते हुए अपनी कविताओं में उन्होंने अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। और एक मान सकते हैं कि एक साहित्य, बेहतरीन साहित्य कह सकते हैं उसे। उसके बाद कुछ कवि रीति काल में स्वीकार गए थे जो रीति मुक्त कवि थे, और रीति मुक्त कवियों का सबसे सर्वप्रथम तो नाम आता है वो कवि बिहारी का आता है, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी, और उसमें 713 दोहे आज भी प्रचलित हैं, और आज हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तकों में हम उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का वैसे तो समय हम मान सकते हैं 1900 से चलता है। 1900 से लेकर अब तक की जो रचनाएं हैं वो आधुनिक काल में मान जाती हैं। आधुनिक काल में आप
वैसे तो आधुनिक काल की शुरुआत 1850 से भी मान सकते हैं, जब आप भारतेंदु का जन्म होता है, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं। तब से आधुनिक काल का मतलब एक चरम कष्ट चलता रहता है। फिर आधुनिक काल को भी, आधुनिक काल के बाद भी मतलब जैसे छायावाद आता है, या छायावाद आता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का दौर चलता रहता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का उसे एक संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है, और उसका काल विभाजन, उसकी समय सीमा, उस समय तत्कालीन स्थितियाँ किस प्रकार से रही होगी। जैसे आधुनिक काल की बात करें तो जैसे भारतेंदु युग की बात करते हैं, तो भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना का जो स्वर है वो मुखरित हो उठा है, और उन वक्त के कवियों ने, क्योंकि उस वक्त हमारे भारत में ब्रिटिश शासन बहुत प्रभावी रूप से था, और ब्रिटिश शासन की जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ थी हम भारतीयों के लिए, या हम भारतीयों के लिए दमनकारी गतिविधियाँ थी, उनका विरोध उस वक्त के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से करने का प्रयास किया। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए स्वदेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना भी एक जुर्म समझा जाता था, एक उनको दंडित किया जाता था, उनकी रचनाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। तो ऐसे में मतलब जैसे उस समय जो वर्नाक्युलर एक्ट पास हुआ था, तो इस तरह की परिस्थितियों को उन्होंने सामना करना पड़ा था। तो कवियों को जैसे कवियों को मतलब अपने उस समय की परिस्थितियों के साथ में रहकर उन्होंने किस प्रकार की रचनाओं को देश हित में, हमारे राष्ट्र हित में, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और उन्होंने किस प्रकार से कवियों को अपना संघर्ष करते हुए रचनाओं को अंजाम दिया है, तो आज भी हम उनके ऋणी हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को बिल्कुल भंडार तक पहुंचाने में उनका विशेष योगदान है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का संपूर्ण ज्ञान भी हिंदी शिक्षक को होना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से साहित्यिक अभिरुचि, अब साहित्यिक अभिरुचि की बात करूं मैं साथियों, तो इस समझने का प्रयास करना चाहिए कि साहित्यिक अभिरुचियों में हिंदी का जो शिक्षक है वो सिर्फ हिंदी के बारे में ज्ञाता तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी जो अभिरुचि है, उसकी अभिरुचि है वो हिंदी से जुड़े हुए व्याख्यानों, पत्र पत्रिकाओं, हिंदी से जुड़े हुए जो प्रमाणिक ग्रंथों, एवं हिंदी से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी जो प्रमाणिक जानकारियाँ, पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से उसे अध्ययनशील रहना चाहिए, और साथ में अपने विद्यार्थियों को उन पत्र पत्रिकाओं से रूबरू समय समय तक कराते रहना चाहिए। क्योंकि हिंदी का शिक्षक जब स्वयं हिंदी विषय में अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, तो विद्यार्थी जो हैं उससे ज़्यादा ज्ञान ग्रहण से करने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि हिंदी का शिक्षक स्वयं उसे उन हिंदी विषय से जुड़ी पत्रिकाओं में साहित्यिक अभिरुचि लगी होगी, उसे समय समय पर साहित्यिक प्रतियोगिताओं को, निबंध प्रतियोगिता है, जैसे कविताओं की प्रतियोगिता है, उस तरह से करवानी चाहिए। तो हिंदी को आगे बढ़ाने में, या हिंदी से जैसे अशुभ भाषण प्रतियोगिता है, इस तरह की मतलब उसे गतिविधियाँ हिंदी से जुड़ी हुई करनी चाहिए शिक्षक को, तभी हिंदी विषय हमारा आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य का शिक्षक होने के नाते उसे हिंदी भाषा को, उसमें विद्यार्थियों में हिंदी भाषा को अक्सर जैसे मान लीजिए जैसे बच्चे उस हिंदी भाषा को पढ़ने में थोड़ा सा बोझिल महसूस करते हैं, लेकिन वो अपनी काव्य कला है या अपनी साहित्यिक कला से के माध्यम से विद्यार्थियों को किस प्रकार से रुचि पैदा करें, ये उसके लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन उसे उन गतिविधियों के माध्यम से हिंदी शिक्षण का कार्य कराना चाहिए। साथ ही अपने विद्यार्थियों के बारे में, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पुस्तकालय में अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब स्वयं शिक्षक हिंदी साहित्य में रुचि लेगा तो विद्यार्थियों के प्रति रुचि जागृत करने में वह 100% सफल होगा। उसके बाद अगला जो बिंदु हमारे सामने है साथियों, वो है हिंदी के प्रति गौरव एवं दायित्व की भावना। ये साथियों, ये भी एक इम्पोर्टेंट या कह के अति महत्वपूर्ण बिंदु है। कैसे कि हिंदी के प्रति गौरव, आज मान लीजिए हम हिंदी के शिक्षक हैं, और आप हिंदी पढ़ने वाले और भी शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले और शिक्षक हैं, तो हम पहले तो हिंदी के अध्येता भी है और अध्यापक भी हैं, दोनों ही हैं। क्योंकि जब हम हिंदी के प्रति रुचि लेंगे तो हम विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। साथ में हिंदी के प्रति गौरव होना चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी निज भाषा है,
हमारे भारत की मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है 343 के अनुच्छेद में। और हिंदी भाषा को जो राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है, तो हिंदी हमारे राष्ट्र की आंदोलनों की भाषा रही है, हमारी मातृभाषा रही है। इस भाषा ने हमारे आज़ादी प्राप्ति में एवं हमारे देश के क्रांतिकारियों की भाषा रही है, और इस भाषा ने हमें स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत ही हमारी सहायता की है। इसलिए इस भाषा पर इस भाषा को हमें गर्व होना चाहिए, हम भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा ही नहीं हमारी देश की अभिलाषा भी है। क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो इसलिए हम भारतीयों का गौरव गान है हिंदी, और हर भारतीय की पहचान है हिंदी। और दायित्व की भावना हिंदी के प्रति हर शिक्षक का दायित्व बनता है, हर हिंदी शिक्षक का दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक इसका प्रसार करे और विद्यार्थियों में इसके अधिक से अधिक प्रचलन के लिए अपने प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारा गौरव है। और विद्यार्थियों की हिंदी से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए हिंदी शिक्षक को हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यही उसका उत्तरदायित्व भी है और उसकी कर्तव्यपरायणता भी है हिंदी के प्रति। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।